हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, हमारी बाल विकास की सीरीज चल रही थी जिसमें कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट यानी कि बाल विकास को कवर अप कर लिया था और लास्ट क्लास में हमने अपनी नेक्स्ट यूनिट यानी कि जो है हमारी अधिगम से रिलेटेड उसके सिलेबस को भी डिस्कस कर लिया था कि आखिर इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अधिगम को स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षण की बातें कर रहे हैं, बच्चे की बातें कर रहे हैं, स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का सीधा सीधा मतलब कहाँ पे आता है? लर्निंग से मतलब आता है। अगर हमारी ये सारे प्रयास बच्चे की लर्निंग कराने में सफल हैं तो हमने ठीक से पढ़ाई करी है, हम ठीक से सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सफल नहीं हुए यानी कि हमारे अंदर कुछ कमी थी, तो आखिर इस लर्निंग को करवाने से पहले इस लर्निंग को हमें समझना होगा कि लर्निंग आखिर है क्या। ठीक है, तो जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञानी जितने भी हमारे वो हमेशा इस पे रिसर्च करते रहते हैं कि आखिर लर्निंग क्या है। तो जैसे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि लर्निंग है हमारे पास यानी कि अधिगम है हमारे पास हमारे व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन यानी कि जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको क्या बोला गया? अधिगम बोला गया। लेकिन फिर हमने धीरे धीरे देखा कि ये डेफिनेशन हर टाइम फिट नहीं बैठती। देखो स्टूडेंट्स, कितनी बार ऐसा होता होगा कि आपका व्यवहार जैसा है आप वैसा बिहेव नहीं कर पाते हैं। क्यों? मान लो कि कभी आपकी तबीयत खराब है, आप थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो आपका जो नेचुरल बिहेवियर होता है वो सबके सामने निकल कर नहीं आ पाता। इसीलिए व्यवहार में देखो परिवर्तन तो अभी भी हुआ, लेकिन क्या हम इसको लर्निंग कहेंगे? तो हम इसको लर्निंग नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पीछे जो फैक्टर्स है, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए ही रहेंगे, फिर आपका व्यवहार पहले जैसा हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। तो फिर बात आती है आखिर हम किन परिवर्तनों को लर्निंग कहेंगे, आखिर कौन से चेंजेस को हम अधिगम कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो चेंजेस हमें मिलते हैं या तो प्रयासों से, ठीक है, और जो मिलते हैं हमें अनुभवों से, यानी कि जो भी परिवर्तन हमारे व्यवहार में आते हैं प्रैक्टिस के द्वारा या फिर एक्सपीरियंस के द्वारा, उन सबको ही हम लर्निंग कहते हैं। जैसे कि आपने एक छोटे बच्चे को टेबल याद कराई, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, 2 8 जा 10 होता है। तो अब क्या हुआ? हमने जब बार बार उन चीज़ों को रिपीट कराया तो क्या हो गया? बच्चे में उस चीज़ की लर्निंग हो गई। मान लो हमने बच्चे को डेज नेम याद करा दिए, बार बार हम डेली उस बच्चे से डेज नेम सुनते हैं, डेज नेम उसको लिखवाते हैं, इसी तरीके से मंथ्स नेम उससे लिखवाते हैं, बार बार उस बच्चे को हम टाइम देखना सिखाते हैं। तो जब हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? बच्चे की लर्निंग हो रही है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस। कैसे? देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के साथ, ठीक है, माचिस के साथ, मोमबत्ती के साथ, इन सब चीज़ से वो छेड़खानी करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। हम उन्हें समझाते भी हैं कई बार कि बेटा मत करो, चोट लग जाएगी, करंट लग जाएगा, हाथ जल जाएगा, लेकिन वो बच्चे कई बार नहीं मानते। लेकिन एक बार जब उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, एक बार जब उनका माचिस की तिल्ली से हाथ जल गया, एक बार जब उनका मोमबत्ती से हाथ जल गया, उसके बाद बच्चा उस चीज़ के पास नहीं जाएगा। तो अब बच्चे को लर्निंग मिल गई, वहाँ से सीख मिल गई उसको कि मुझे इसके पास नहीं जानना है, इस यहाँ पे खतरा है, इससे मुझे चोट लग सकती है। तो बच्चे को ये बात कैसे समझ में आई? खुद एक्सपीरियंस करके, यानी कि अपने अनुभव से। तो अब बच्चे के अंदर क्या हो गई? परमानेंट उसके अंदर बिहेवियर चेंज हो गया कि अब वो उस चीज़ के पास नहीं जाएगा। तो यही कहलाती है लर्निंग, कि जब हमारे व्यवहार में एक तरह से हम कहें ऐसा परिवर्तन आता है जो कि हमें अनुभव से मिला हो या प्रैक्टिस से मिला हो, उसी को हम कहते हैं अधिगम। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम समझते हैं, चलते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वुडवर्ड्स के अनुसार, वुडवर्ड ने क्या कहा कि नवीन विज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। मतलब जिस भी प्रोसेस के थ्रू हमें कोई नई चीज़ के बारे में पता चलता है, नए रिएक्शंस के बारे में पता चलता है, वो सभी क्या है? लर्निंग है। ऐसा किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्रो एंड क्रो के अनुसार। एटलीस्ट 2 डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखो, जो मैं नेक्स्ट जो बताने जा रही हूँ, ठीक है, वो दोनों एकदम छोटी छोटी सी, आप उन्हें आराम से याद रख सकते हैं। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि वो सारी चीज़ें जिससे हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो रही है,
हमारे ज्ञान में किसी तरह की बढ़ोतरी हो रही है या फिर हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, वो सभी क्या है, हमारी लर्निंग है। किसने कही ये बात? क्रो एंड क्रो ने कही। नेक्स्ट है हमारे पास स्किनर के अनुसार, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि अगर बच्चा, ठीक है, जो एडजस्टमेंट कर रहा है, एडेप्टेशन कर रहा है, अगर उस चीज़ में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है तो वही हमारी क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है। यानी कि इन सब बातों से हमें एक बात पता चली, क्या कि देखो, नई नई चीज़ें हम डेली सीखते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि नए ज्ञान का अर्जन करना, नई प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या है? लर्निंग है, वुडवर्थ ने कहा। तो देखो, नई चीज़ें तो हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, सीखते हैं ना हम डेली कुछ ना कुछ चीज़ें। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कि निरंतर चलती रहेगी जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है। ठीक है, वही वाली बात है, गर्भ से कब्र तक ये ऐसी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा ही क्या है? गतिशील है। गतिशील कैसे है? कि जो हमारी लर्निंग है वो चेंज होती रहती है, हमारा जो अधिगम है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पहले के टाइम में हम लोग ये मानते थे कि भाई जो हमारी अर्थ है वो स्टिल है और जो सन है वो हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता है। पहले तो हमने यही माना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरी हुई, हमें पता चला कि नहीं, सन एक जगह रुका हुआ है, अर्थ उसके चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे अपनी लर्निंग में चेंजेस कर दिए। तो हमारे जो भी एक्सपीरियंस थे, हमारी जो हमने चीज़ें सीखी थी, अगर हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो वो भी क्या है? एक तरह की लर्निंग है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, अब लर्निंग क्या है? लगातार हमें दिन पर दिन कैसे बनाएगी? बेहतर बनाएगी। ठीक है, हम अगर अच्छे से अपने एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन कर पा रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल पा रहे हैं, उनको एडजस्ट कर पा रहे हैं अपने साथ, तो ये सब क्या है? ये सब भी हमारी तरह की लर्निंग है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जो कि एक बच्चे की लर्निंग में या हमारी भी लर्निंग में कहीं ना कहीं कारक होते हैं। कि वो कारक ऐसे होते हैं कि वो उसका हमारी लर्निंग को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो चलिए इन कारकों को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ कारक हैं जो कि बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो आइए कि करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो कुछ 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको लिखवाए गए हैं, जो आपकी बुक में दिए गए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे की बुद्धि, बच्चे की आयु, ठीक है, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे के इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, ये सब भी कहीं ना कहीं लर्निंग को बच्चे की इफेक्ट करते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। देखो, हम लोगों ने बचपन में एक लाइन सुनी थी बहुत, कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। यानी कि अगर किसी का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है तो उसके अंदर जो दिमाग होगा वो भी स्वस्थ होगा। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे आती है कि अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर है, ठीक है, बच्चा बिल्कुल फिजिकली फिट है, तो उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी उसी तरीके से होगा। मतलब बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर बच्चा फिजिकली फिट है, आप खुद सोच के देखिए, अगर आपकी तबीयत एकदम ठीक है, आप फिजिकली एकदम फिट हैं, तो आप किसी काम को ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। या फिर अगर कोई टफ चीज़ है आपके सामने, ठीक है, और आप उस दिन बीमार भी हैं, तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा उस चीज़ को सीखने का, या फिर आप सीख भी पा रहे हैं तो उसको धीमी गति से या फिर उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो यही बात छोटे बच्चों के लिए बोली गई है कि अगर वो फिजिकली फिट है तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, एज के साथ साथ हम जनरली ये देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे की जो मैच्योरिटी है, जो परिपक्वता है, वो भी बढ़ती है। तो जब बच्चे की परिपक्वता बढ़ती है तो होता क्या है कि जो चीज़ों को सीखने की गति है, ठीक है, जो गति है लर्निंग की, वो भी क्या कर जाती है? बढ़ जाती है एज के साथ साथ। क्यों? क्योंकि एज के साथ परिपक्वता बढ़ रही है, बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसके साथ होगा क्या कि जो बच्चे की सीखने की गति है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अब बच्चा ना चारों तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहा है, एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्लास में, घर में, पार्क में, वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सीखने की इच्छा। देखो, खुद सोच के देखो, देखो क्या होता है कि जिन चीज़ों को हमारा करने का बहुत मन होता है, जो चीज़ें हमें बहुत पसंद होती हैं, उन चीज़ों को हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे का मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है तो वो मैथ्स की चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर लेगा। क्योंकि होगा क्या कि बच्चा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा खुद से, वो इंटरनली मोटिवेटेड है, उसको कहीं से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि होता है ना कि हमें सॉन्ग्स बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं होते, डेफिनेशंस लर्न नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हमारी सीखने की इच्छा है ना कहीं सॉन्ग्स को, वो ज़्यादा है।
हमारा इंटरेस्ट उसकी तरफ ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें वो जल्दी याद हो जाता है और क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं हो पाते। तो अब आप खुद सोच के देखो कि अगर हमारा किसी चीज़ का करने का मन नहीं होता और कोई हमसे ज़बरदस्ती वो काम करवाए, है ना, तो कितना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उन चीज़ों को करना, या फिर अगर हम करते भी हैं तो बिल्कुल बिना मन के करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शारीरिक एवं मानसिक थकान। देखो ये भी एक फैक्टर है हमारा किसका, लर्निंग का। अगर हम शारीरिक रूप से, वैसे तो ये इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा कि अगर हम शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, ठीक है, थका हुआ फील कर रहे हैं, तो भी हमारी जो लर्निंग की स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि होता है ना, मान लो एक बहुत हेक्टिक डे था हमारा, पूरे दिन हमने बहुत काम करा और शाम को मान लो हमें ट्यूशन जाना है या हमारी क्लासेस है, हमें पढ़ना है, तो उस दिन हम उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाएंगे, उतना अच्छे से हम चीज़ों को नहीं याद रख पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि अगर बच्चा फिजिकली थका हुआ है या फिर मानसिक रूप से मेंटली थक गया है कि आज तक उसने बहुत पूरे दिन में बहुत काम कर लिया है, तो उसके लिए और नई चीज़ों को सीख पाना, लर्निंग कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वातावरण, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट। वैसे तो हमने एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से देखा ही था कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कैसे कैसे हम बच्चों को इफेक्ट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक खास बात मैं बताती हूँ कि जो चीज़ें हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में पढ़ी है ना, वो पोर्शन हमारे लिए एग्जाम में लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो पोर्शन था ना, एक तरह से वो हमारे लिए बेस का काम करेगा। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम डायरेक्टली यहाँ उठा के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वातावरण का पॉइंट है। अब वातावरण के चैप्टर में मैं आपको पूरे अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे वातावरण किसी बच्चे को अफेक्ट करता है, तो वहीं से आप अपने पॉइंट्स उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विषय सामग्री का स्वरूप, यानी कि जो हम बच्चों के सामने सामग्री लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से हम उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो कि एक बहुत टफ टॉपिक है, कोई मैथ्स का टॉपिक है या ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम उसको क्रिएटिव वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मान लो कि टीचर उसके लिए कोई मॉडल ले आया क्लास में, कोई हमने एक्टिविटी रखवा दी, एक्टिविटी के थ्रू अगर हम बच्चे की लर्निंग करा रहे हैं, तो होगा क्या कि जो बच्चा है ना, वो उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, कहीं ना चाहते हुए भी उसका उस टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि आखिर जो भी हम चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको हम बच्चों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट है हमारे पास यहाँ पे प्रेरणा, मोटिवेशन। अब देखो, अगर हम खुद अपने ऊपर ये बात लेके देखें, अगर हम मोटिवेटेड हैं कि भाई हमें ये बीटीसी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, उसके बाद हमें यूपी टेट सी टेट क्लियर करना है, देन हमें टीचिंग एग्जाम्स को क्लियर करना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, ठीक है, अगर हम खुद से मोटिवेटेड हैं तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद अपना टाइम टेबल बनाएंगे, हम खुद उसके लिए पढ़ाई करेंगे, ठीक है, हम खुद छोटे छोटे अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, उनको फुलफिल करेंगे, ठीक है, ताकि हम अपने एम तक पहुँच सकें। तो यही चीज़ बच्चों के साथ है, अगर हम बच्चों को इस तरीके के एग्जाम्पल दें, उनके सामने रोल मॉडल्स पेश करें, उनके सामने आइडियल पेश करें, ठीक है, उनको इस तरीके से उनके सामने चीज़ों को प्रेजेंट करें कि वो खुद ही मोटिवेटेड हो, उन्हें टाइम पे प्रेज़ किया जाए, ठीक है, उन्हें इंसेंटिव भी दिए जाएं, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, हमारी प्रेरणा में, ठीक है। तो प्रेरणा अगर बच्चे के अंदर है, ठीक है, अगर हम खुद भी मोटिवेटेड हैं, तभी तो हम किसी काम को अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप खुद सोच के देखो कि किसी काम को करने के पीछे आपका कोई मोटिव ही नहीं है, आपके पास लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं है, तो क्या आप किसी काम को करना पसंद करेंगे? तो आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं। तो यही सेम चीज़ बच्चों के साथ होती है। आई होप ये सारे जो कारक हैं ये आपको क्लियर हैं। अब हम चलते हैं कि ये जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ये जो हमारी लर्निंग होती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, तो उनके एक बार नाम देख लेते हैं कि वो क्या है 5 पार्ट, और क्योंकि वो एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंग हैं। अंग से मेरा मतलब उन चीज़ों से है जिसके बिना ये जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ये पॉसिबल ही नहीं है, जिसमें कि हमारे पास सबसे प्रथम स्थान पर आता है शिक्षार्थी, यानी कि स्टूडेंट। देखो आज के टाइम में हम चाइल्ड स्टैंडर्ड एजुकेशन की बातें करते हैं, हमेशा ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बातें की जा रही हैं, तो क्या शिक्षार्थी के बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कोई मतलब रह जाएगा? तो नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा अंग है हमारी प्रक्रिया का, वो है हमारा स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा शिक्षक, यानी कि टीचर। भाई अगर कोई पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो कौन पढ़ाएगा? कैसे ये जो प्रक्रिया है वो पूरी करी जाएगी? तो शिक्षक के बिना भी ये पूरी नहीं की जा सकती। इसके बाद है हमारे पास पाठ्य पुस्तक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पाठ्यक्रम, यानी कि जिससे हमारा मतलब है कंटेंट। अगर हमारे पास कंटेंट ही नहीं होगा, मान लो मेरे पास 5th क्लास का कंटेंट नहीं है, 2nd क्लास का कंटेंट नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इस क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या एक्टिविटी करानी है? ठीक है, तो इसलिए कंटेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि कंटेंट को जब बनाया जाता है तो बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठते हैं, ठीक है, कंटेंट बनाने के लिए, और टाइम टू टाइम जैसे एज पर नीड उसको चेंज भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षण विधियाँ।
देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही टॉपिक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी और टीचर के, आपको ये लगता है कि एक टीचर का तो समझ में आ गया लेकिन दूसरे का समझ में नहीं आता, या एक का ज़्यादा अच्छा लगता है या दूसरे का कम अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों? बस देखो, कंटेंट तो सेम ही है, लेकिन क्या डिफरेंस आ जाता है, उनकी टीचिंग मेथड्स में चेंज आ जाता है कि वो कौन सा टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, वही तो डिफरेंस है। वरना देखो, है तो सारे टीचर ही, ठीक है, लेकिन फिर भी एक का समझ में आ रहा है, एक का नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि शिक्षण विधि की वजह से। जिसकी शिक्षण विधि जितनी अच्छी होगी, आपको उतना ही समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये है शिक्षण, लास्ट पार्ट है हमारे पास शिक्षण अधिगम। देखो, हमने टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि अगर हम उसका निष्कर्ष ना निकाल पाए। तो आई होप ये पांचों पार्ट्स आपको क्लियर हैं। आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा जो भी हमने अधिगम के बारे में जाना समझा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।